हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेडी हम 98। सो आज के इस वीडियो में हम हार्ट से रिलेटेड एक नए डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस डिजीज़ का नाम है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। सो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में। सो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को हम शॉर्ट टर्म में आरएसटी के नाम से भी जानते हैं। सो जो आरएसटी है मीन्स आरएसटी इज़ द डिजीज़ कॉज्ड एज ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रूमेटिक फीवर। सो मीन्स जो आरएसटी है वो रूमेटिक फीवर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अपीयर होता है। सो ये रूमेटिक फीवर क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। So rheumatic fever is a systemic disease affecting the connective tissues occurs after a group A streptococcal infections especially to heart joint blood vessels. Okay, so ये जो rheumatic fever होता है ये एक systemic disease है जो कि connective tissues को affect करता है। मीन्स एक ग्रुप A streptococcal infections की वजह से connective tissues affect होते हैं जो कि कॉज करते हैं rheumatic fever को, एंड देन rheumatic fever ही कॉज करता है रूमेटिक फीवर के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कॉज होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। सो ये जो रूमेटिक फीवर है वो स्पेशली अफेक्ट किस पार्ट को करता है, तो वो हार्ट, जॉइंट एंड ब्लड वेसल्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओके, so now RSD caused permanent damage of heart valve and its membrane. RSD was formerly one of the most serious form of heart disease. It usually occurs after attack of rheumatic fever. सो जो आरएसटी है मीन्स इनकेस रूमेटिक फीवर के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आरएसटी कॉज होने के बाद जो हार्ट की मेम्ब्रेन्स होती है मीन्स परमानेंट डैमेज टू हार्ट वॉल्व एंड इट्स मेम्ब्रेन। मीन्स जो हार्ट की मेम्ब्रेन्स है उसके जो वॉल्व्स होते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड जो आरएसटी है वो एक सीरियस कंडीशंस होती है जो कि रूमेटिक फीवर की वजह से कॉज होती है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद डेफिनेशंस ऑफ आरएसटी। मीन्स जो आरएसटी है, आरएसटी इज ए कंडीशंस इन विच परमानेंट डैमेज टू हार्ट वॉल्व एंड मेम्ब्रेन ड्यू टू रूमेटिक फीवर। सो इंट्रोडक्शन में ही मैंने इसके डेफिनेशन को भी क्लियर आउट कर दिया है, बट फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं। मीन्स जो आरएसटी है वो रूमेटिक फीवर की वजह से अपीयर होने वाला डिजीज़ है जिसमें कि परमानेंट डैमेज टू हार्ट वॉल्व यानी हार्ट की जो वॉल्व होती है, जो मेम्ब्रेन हो जाती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू रूमेटिक फीवर। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद इटियोलॉजी ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़। सो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का जो मेन इटियोलॉजी है वो रहेगा रूमेटिक फीवर। मीन्स मेन इसका इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर या कॉज जो होता है वो रूमेटिक फीवर ही है जिसकी वजह से आरएसटी कॉज होता है, या इन्फेक्शन मीन्स स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से भी आरएसटी जैसी डिजीज़ कॉज होती है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं लाइक सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स। मीन्स जो पर्सन है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है या सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस सही नहीं है, इसकी वजह से रूमेटिक फीवर कॉज करेगा एंड देन आरएसटी जैसी डिजीज़ भी कॉज होती है। साथ ही साथ अगर जो पर्सन है वो मीन्स जो चाइल्ड है या जो पर्सन है अगर वो बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है या माल नरिश्ड मीन्स उसको प्रॉपर उसके एज के अकॉर्डिंग उसे डाइट नहीं मिलता है तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन कॉज होगा, एंड माल न्यूट्रिशन की वजह से रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जैसी कंडीशंस भी डेवलप होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद ओवर क्राउडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर पर्सन रहता है या क्राउडेड एरिया में रहता है तो उसकी वजह से भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या आरएसटी जैसे डिजीज़ कॉज होने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट वन है इसके बाद फैमिलियर फैक्टर्स, यानी फैमिली में अगर किसी पर्सन को इस डिजीज़ से अगर सफ़र कर रहा है तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं कि किसी अदर फैमिली मेम्बर्स को भी हो जाए, या थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में इन्फेक्शंस का होना या थ्रोट इन्फेक्शन अगर है तो उसकी वजह से कॉज होगा रूमेटिक फीवर, क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है वो थ्रोट को अफेक्ट करेगा एंड जो ये इन्फेक्शन है वो आगे चल के रूमेटिक फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड रूमेटिक फीवर के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कॉज करेगा। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से भी आरएसटी कॉज होता है, जिसमें फर्स्ट वन है प्रोस्थेटिक कार्डियक वॉल्व, यानी कि कार्डियक वॉल्व को अगर प्रोस्थेटिक डिवाइस के वे में यूज किया गया है या मतलब उसको इम्प्लांट किया गया है, आर्टिफिशियल वॉल्व को अगर इम्प्लांट किया गया है तो उसकी वजह से भी उस एरिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इनकेस इन्फेक्शन अपीयर हुआ तो एंड में जो पर्सन है उसके अंदर आरएसटी जैसी डिजीज़ भी कॉज होती है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस की कंडीशन। इंडोकार्डाइटिस का मीन्स क्या होता है,
इन्फ्लामेशन इन द इंडोकार्डियम लेयर, यानी हार्ट की जो इनर लेयर होती है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का अपीयर होना ही इंडोकार्डाइटिस कहलाता है। मीन्स अगर उसकी हिस्ट्री प्रेजेंट है पर्सन के अंदर तो चांसेस रहते हैं कि उस पर्सन के अंदर आरएसटी जैसी डिजीज़ कॉज हो सकती है। इसके अलावा जो पर्सन है मीन्स आयोटिक वॉल्व डिजीज़ की वजह से, यानी कि आयोटिक वॉल्व डिजीज़ अगर उस पर्सन के अंदर अपीयर है या प्रेजेंट है, या इसके अलावा मिट्रल रिगर्गिटेशन, रिगर्गिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो, ठीक है। बैक फ्लो होना मीन्स जो ब्लड का बैक फ्लो होना, या मीन्स जैसे वोमिटिंग की कंडीशन में क्या होता है कि जो पर्सन है वो किसी भी फूड मटेरियल को अगर ईट करता है तो वो माउथ के थ्रू फिर से वो बैक फ्लो उसका हो जाता है। वैसे ही मिट्रल रिगर्गिटेशन के दौरान अगर जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है तो वो आगे के पाथवे में ना जाके बैक फ्लो होने लगता है, तो उस कंडीशन को ही हम मिट्रल रिगर्गिटेशन कहते हैं। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है पर्सन के अंदर तो चांसेस रहते हैं कि आरएसटी कॉज हो सकता है। इसके अलावा अगर जो पर्सन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट उसके अंदर प्रेजेंट है, मीन्स जो सेप्टम है उसमें अगर एबनॉर्मल होल प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं आरएसटी के। या इसके अलावा आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मीन्स जो आर्ट्रियम होता है या जो वेंट्रिकुलर है उसमें अगर एबनॉर्मल होल प्रेजेंट है तो उसकी वजह से चांसेस रहते हैं आरएसटी कॉज होने के। या इसके अलावा इनमें है इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक ओवर क्राउडिंग की वजह से, या पुअर सैनिटेशन मीन्स हाइजीन प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं है, या मतलब सैनिटेशन प्रॉपर वे में नहीं है, या क्राउडेड एरिया है। मीन्स अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्रॉपर वे में नहीं है तो चांसेस रहते हैं कि उस पर्सन के अंदर आरएसटी डिजीज कॉज हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी मीन्स स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये डिजीज़ जो है वो कॉज करती है, जिसमें फर्स्ट वन है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने पहले ही डिस्कस किया था। मीन्स क्या होगा कि जो भी कॉज है मीन्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स की वजह से क्या होगा कि रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स एंड द एंजाइम बाय स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट इन द यूआरटी। सो यूआरटी का मीन्स होता है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। मीन्स अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में अगर स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है मीन्स या थ्रोट में स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो वहाँ पे स्टे करके टॉक्सिन्स को या एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। इनकेस अगर वो टॉक्सिन्स एंजाइम को रिलीज करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, तो नेक्स्ट वन में है कॉज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ हार्ट, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ को यानी हार्ट के कनेक्टिव टिश्यूज़ को इन्फ्लाम्ड करना स्टार्ट करेंगे या शुरू करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा स्वेलिंग ऑफ द लेयर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के लेयर्स में स्वेलिंग होना या प्रॉब्लम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन कॉज वॉल्व प्रोलैप्स, रिगर्गिटेशन एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से मीन्स जो हार्ट की लेयर स्वेल्ड होने लगी, स्वेलिंग अपीयर हो गया तो उसकी वजह से जो चेस्ट वॉल है वो प्रोलैप्स्ड हो जाएगा, रिगर्गिटेशन उसमें अपीयर हो जाएगी, या जो इसकी इलास्टिसिटी है लूजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एंड इंड में उस पर्सन के अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ओके, सो एक बार और इसको देख लेते हैं। मीन्स किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो यूआरटी है मीन्स अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है या जो थ्रोट है उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होगा एंड देन वो टॉक्सिन्स को एंड एंजाइम्स को रिलीज़ करेगा। वो टॉक्सिन्स एंड एंजाइम क्या करेंगे कि हार्ट की टिश्यूज़ को मीन्स जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है हार्ट की उसको इन्फ्लाम्ड करेंगे, जिसकी वजह से जो हार्ट की लेयर है उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, और स्वेलिंग होने की वजह से जो हार्ट की इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिगर्गिटेशन होने लगेगा मीन्स बैक फ्लो होगा या प्रोलैप्स हो जाएगी, जिसकी वजह से इनमें रूमेटिक हार्ट डिजीज जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीन्स क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं इनकेस अगर किसी पर्सन के अंदर आरएसटी कॉज्ड हो गया है तो। सो फर्स्ट इसमें सिम्टम्स अपीयर होगा सोर थ्रोट, यानी कि गले में इन्फेक्शन का या नेक में इन्फेक्शंस का अपीयर होना। नेक्स्ट वन इसके बाद कार्डाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट, मीन्स हार्ट में इन्फ्लामेशन का होना, मीन्स जो भी हार्ट की लेयर्स होती है जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस जैसी प्रॉब्लम या इन्फ्लामेशन का होना। ओके, जो पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस है इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है। इनकेस अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके,
सो नाउ नेक्स्ट है इसके बाद पॉलीअर्थराइटिस। पॉलीअर्थराइटिस की कंडीशंस में मीन्स अर्थराइटिस डेट अफेक्ट 5 और मोर जॉइंट्स, मीन्स इस कंडीशंस में एक से अधिक जॉइंट्स का अफेक्ट होना, यानी एक से अधिक या 5 से अधिक जॉइंट्स का अफेक्ट होना ही पॉलीअर्थराइटिस की कंडीशन कहलाती है। इसके अलावा कोरिया जैसे सिम्टम्स भी अपीयर होते हैं। कोरिया मीन्स क्या होता है, जो कोरिया है वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगता है बॉडी ऑर्गन्स में। ओके, सो नेक्स्ट वन है इरेदमा मार्गिनेटम। इरेदमा मार्गिनेटम मीन्स रिएक्टिव इन्फ्लामेटरी इरेदमा सीन। ठीक है, यानी कि जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर रेडनेस का अपीयर होना, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है उसके पैचेस लाइक अपीयरेंस होने लगता है स्किन के ऊपर, यानी सुपरफिशियली स्किन के ऊपर इरेदमा जैसी कंडीशंस अपीयर होने लगती है, यानी कि लाल धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उस कंडीशंस को इरेदमा मार्गिनेटम के नाम से जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स का मीन्स होता है डीप सीटेड लीजन ऑन द स्किन, यानी स्किन के ऊपर जो लीजन होता है उसका फॉर्मेशन, यानी जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज है उसमें एबनॉर्मल लीजन का फॉर्मेशन होना ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद अर्थरेल्जिया। अर्थरेल्जिया मीन्स होता है जॉइंट पेन, यानी कि या पेन इन जॉइंट मीन्स जॉइंट के अंदर पेन का अपीयर होना। ओके, सो नेक्स्ट वन शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ, यानी ब्रीथिंग डिफिकल्टी या ब्रीथिंग प्रॉब्लम अपीयर हो जाती है। इसके अलावा चेस्ट पेन कंटिन्यू बना रहता है, हेडेक भी बना रहेगा। एंड लास्ट वन होता है मायोलेजिया। मायोलेजिया मीन्स होता है मसल्स पेन, यानी कि मांसपेशियों में पेन का होना, ऐंठन का होना ही कंडीशन कहलाती है मायोलेजिया। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स कौन कौन सी डायग्नोसिस करके इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सन के अंदर आरएसटी जैसे डिजीज़ कॉज हुई है। सो फर्स्टली हम डायग्नोज करेंगे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मीन्स हिस्ट्री टेकिंग करना या फिजिकल एग्जामिनेशन करना, जिसमें फर्स्टली मीन्स हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट विद इन 5 वीक ऑफ इज ए फर्स्ट सिम्टम। ठीक है, मीन्स जो अगर डिजीज़ अपीयर हुई है मीन्स आरएसटी कॉज हुआ है तो उसके 5 वीक के दौरान ही मीन्स फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है सोर थ्रोट, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट सिम्टम्स होता है सोर थ्रोट का, यानी नेक में प्रॉब्लम या इन्फेक्शन का अराइज होना। इसके अलावा भी कुछ अदर सिम्टम्स अपीयर होते हैं लाइक फीवर, हेडेक का होना, वेट लॉस, फैटिग मीन्स बहुत ज़्यादा थकान का होना, डिस्कम्फर्ट, यानी कि डिस्कम्फर्ट मीन्स भी होता है थकान या बहुत ज़्यादा मीन्स फीलिंग डिस्कम्फर्ट। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद डायफ्रोसिस। डायफ्रोसिस का मतलब होता है एक्सेस स्वेटिंग या ओवर स्वेटिंग का होना। या नेक्स्ट वन है पैलोर। पैलोर मीन्स येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जिसको कि हम पैलोर कहते हैं। इसके अलावा और भी हम डायग्नोसिस करेंगे मीन्स लैब फाइंडिंग करेंगे। लैब फाइंडिंग मीन्स ब्लड एग्जामिनेशंस वगैरह करेंगे, जिसमें कि जो ESR लेवल है वो इंक्रीज रहेगा। ओके, इसके अलावा ECG यानी इकोकार्डियोग्राफी मीन्स जिसमें कि हम ये चीज़ चेक करते हैं कि जो टैकीकार्डिया की कंडीशंस डेवलप बनी रहेगी, ब्रैडीकार्डिया यानी साइनस टैकीकार्डिया या साइनस ब्रैडीकार्डिया या हार्ट ब्लॉक मीन्स फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं या सीन आउट होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ आरएसटी मीन्स फर्स्टली इसमें हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मीन्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के दौरान फर्स्टली हम गोल एक रखते हैं, जिसमें कि हम ये मतलब गोल रखते हैं कि जो पर्सन है मीन्स टू आइडेंटिफाई एंड इरेडिकेट कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट एडिशनल कॉम्प्लिकेशन सच एज रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक इंडोकार्डाइटिस। ठीक है, मीन्स फर्स्ट हमारा ये गोल रहता है कि सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। फाइंड आउट मीन्स जो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको पहले फाइंड आउट करना या कंट्रोल करना, एंड देन प्रिवेंट एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस मीन्स जो भी कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हुई हैं उसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, जैसे कि रूमेटिक फीवर हो गया या रूमेटिक इंडोकार्डाइटिस हो गया। ओके, इसके अलावा मेडिसिन में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्टली है इसमें इंजेक्शन पेनिसिलिन IM एडमिनिस्टर्ड एज 1 टाइम डोज और ओरल पेनिसिलिन इज गिवन। मीन्स फर्स्टली हम क्या करेंगे कि जो पर्सन है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको कंट्रोल या स्टॉप करने के लिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे, या इसके अलावा हम उसे ओरल पेनिसिलिन भी मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद इराइथ्रोमाइसिन एंड सिफेलोस्पोरिन मे बी एडमिनिस्टर्ड फॉर पेशेंट हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन। ठीक है, इनकेस जो पर्सन है उसके अंदर एलर्जिक कंडीशंस हैं मीन्स एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं पेनिसिलिन की वजह से, तो उस दौरान उस पर्सन को हम इराइथ्रोमाइसिन या
सिफेलोस्पिरिन जैसी ड्रग्स भी प्रोवाइड करेंगे। मीन्स कहने का मीन ये है कि उसे हम एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करे और पेशेंट के जो हेल्थ स्टेटस है उसको मतलब स्टार्ट करे, ठीक है, जो हेल्थ स्टेटस है उसको रिकवर करे, पहले की अवस्था में लेके आए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन है इसके बाद सिलिएटेड मीन्स एस्पिरिन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड बोथ आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द फीवर एंड जॉइंट मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। मीन्स फीवर को और जॉइंट पेन या जॉइंट प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए एस्पिरिन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड दोनों मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, मीन्स की जाती है, जो कि फीवर एंड जॉइंट पेन के सिम्टम्स को भी कंट्रोल करे। इसके अलावा लास्ट वन है प्रोफाइलैक्टिक IM डोज ऑफ पेनिसिलिन इज गिवन एवरी 3 to 4 वीक टू प्रिवेंट रिकरेंस, ठीक है। यानी कि इनमें हम क्या करते हैं, मीन्स अगर जो पर्सन है वो रिकवर कर रहा है तो उस दौरान प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। मीन्स जो भी ड्रग्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसे हम IM मीन्स पेनिसिलिन को IM हम प्रोवाइड करेंगे, मीन्स मस्कुलरली प्रोवाइड करेंगे 3 to 4 वीक तक के, जो कि प्रिवेंट रिकरेंस में, यानी कि रिकरेंस को मीन्स दोबारा अपीयर होने के चांसेस जो होते हैं उसको कम करने के लिए पेनिसिलिन को 3 to 4 वीक तक इंट्रामस्कुलर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि रिकरेंस को कंट्रोल करता है। ओके, सो दैट्स इट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।